यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरे चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं जुलाई पेपर सेकंड हिंदी नेट जेआरएफ। तो देख लीजिए क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है, पेपर 2 हिंदी जुलाई 2016। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए, स्क्रीन आपके सामने है। अण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है मूर्धा। मूर्धा अण वर्ण का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है 2, पंक्ति है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क सिरीफल अली जिम वाहे रित भ्रमयंती। फिर से सुन लिए। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क सिरीफल अली अजिम वाहे रित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो दोस्तों ये काव्य पंक्ति है ऑप्शन सेकंड कण्हेपा। कण्हेपा की काव्य पंक्ति है। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे पेपर 2 हिंदी जुलाई 2016। प्रश्न 3 है दोस्तों हमारा। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। फिर से सुन लीजिए। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीर दास। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है दोस्तों कबीर दास। अगला प्रश्न है 4, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रणेता हैं। प्रश्न 5 है दोस्तों, रोज़तुल हकायक। रोज़तुल हकायक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना है रोज़तुल हकायक। अगला प्रश्न है 6, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। प्रश्न 7, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? दोस्तों नहीं की है पर ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां प्रश्न, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों भ्रमरदूत के रचनाकार हैं ऑप्शन फर्स्ट सत्यनारायण कवि रत्न। सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है भ्रमरदूत। प्रश्न 9, पंक्ति है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। फिर से सुनिए। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है श्रद्धा। श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्याण की राज तरंगिणी पर आधारित है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड विशाख। विशाख जयशंकर प्रसाद का नाटक कल्याण की राज तरंगिणी पर आधारित है। प्रश्न 11, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों राजेंद्र यादव। ऑप्शन फर्स्ट राजेंद्र यादव की आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। प्रश्न 12 दोस्तों, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है तुलसीदास।
राम। तुलसी राम की रचना है मणिकर्णिका। प्रश्न 13, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का उपन्यास है महाकाल। प्रश्न 14, कॉमरेड का कोट। कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन 4 सृंजय। सृंजय की कहानी है कॉमरेड का कोट। प्रश्न 15 दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण है विशस्य विषम औषधम। विशस्य विषम औषधम ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। दोस्तों देख लीजिए स्क्रीन पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 16 देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। कथन दिया गया है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो दोस्तों उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न 17 है दोस्तों, भरत मुनि के रस सूत्र। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो दोस्तों भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद ऑप्शन थर्ड देख लीजिए। प्रश्न 18 है दोस्तों, वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है कुंतक। कुंतक का है वक्रोक्ति सिद्धांत, ठीक है, और कुंतक ही इसके प्रवर्तक भी हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 19वां प्रश्न, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ऑप्शन सेकंड क्रोचे। क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद, ठीक है। प्रश्न 20 है दोस्तों, प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की रचना है प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग। प्रश्न 21 है दोस्तों। प्रश्न 21 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड देखते हैं। सबसे पहले स्वयंभू, ठीक है, पुष्पदंत, फिर है अध्ययमान, ठीक है, या फिर कहिए कि अब्दुल रहमान, दोनों बात एक ही है। फिर हैं हमारे हेमचंद्र, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले आते हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, अध्ययमान और फिर अंत में हेमचंद्र, ठीक है। तो ये रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 22 है दोस्तों हमारा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर है, देख लीजिए, हम पढ़ते हैं बिहारी, फिर देव, फिर भिखारीदास और अंत में पद्माकर। बिहारी, देव, भिखारीदास और फिर पद्माकर। फिर देखते हैं प्रश्न 23 है हमारा, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है ऑप्शन फोर्थ गोपाल सिंह नेपाली, फिर हैं हरिवंश राय बच्चन, फिर हैं नरेंद्र शर्मा और फिर हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। फिर से सुन लीजिए, गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और फिर आते हैं हमारे रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो जन्म काल की दृष्टि से ये कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। तो सबसे पहले आती है मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, फिर है साकेत, फिर यशोधरा और अंत में द्वापर। देख लीजिए, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। तो ये मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियां हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न दोस्तों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों
का सही अनुक्रम बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है दोस्तों। पढ़ते हैं, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी। फिर है जमीन पक रही है, जमीन पक रही है। फिर है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। और अंत में है दोस्तों बाघ, बाघ। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड देख लीजिए, सही उत्तर है। प्रश्न 26 है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। यहाँ पे कुछ नाटक दिए गए हैं, देखते हैं। नारद की वीणा, नारद की वीणा। उसके बाद है कोणार्क, कोणार्क। फिर है अंधा कुआं, अंधा कुआं। और अंत में है बकरी, बकरी। तो दोस्तों नारद की वीणा आया पहले नाटक, फिर आया कोणार्क, फिर आया अंधा कुआं और अंत में आई बकरी। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है प्रति परिकथा, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, दीर्घतपा, जुलूस और अंत में पलटू बाबू रोड। प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के सही उपन्यासों का सही क्रम इस प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न दोस्तों, रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है ऑप्शन फोर्थ, गोबर गणेश। फिर है किस्सा गुलाम, फिर है पूर्वापर और अंत में है विनायक। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और अंत में विनायक, ये सभी क्या हैं, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, जिसमें है उषा प्रियमवदा के कुछ उपन्यास। चलिए देखते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें बेहतरीन उपन्यास है, अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना। फिर है रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका। फिर है शेष यात्रा और अंत में है अंतर्वंशी, अंतर्वंशी। ठीक है, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वंशी, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 30 है दोस्तों, लेखन काल के अनुसार, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, फिर आते हैं क्रोचे, क्रोचे। ठीक है, अभिव्यंजनावाद है जिनका। फिर आते हैं टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट। और अंत में आते हैं आई.ए. रिचर्ड्स, आई.ए. रिचर्ड्स। ठीक है, तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। तो लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचक हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 31वां प्रश्न। प्रश्न 31 है दोस्तों, निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे पात्र दिए गए हैं और यहाँ पे हमारे कुछ काव्य ग्रंथ हैं। चलिए मिलान करते हैं कौन सा पात्र किसका है। और दोस्तों ये हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, चंदा। ठीक है, चंदा, चंदा किसकी पात्र हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड, चंदा पात्र हैं चंदायन की। ठीक है, चंदायन सही है ना, जिसे हम लोर कहा भी कहते हैं, ये वाला। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे कौन से, ऑप्शन बी यानी कि नागमती। नागमती किसकी पात्र हैं दोस्तों, तो नागमती हमारी पात्र हैं किसकी, ऑप्शन फिफ्थ यानी कि पद्मावत। पद्मावत की पात्र हैं हमारी नागमती, ये ठीक है, नागमती। तो आगे देखते हैं, और पद्मावत का सबसे प्रसिद्ध एक खंड है नागमती वियोग खंड, जिसकी वजह से इसको ख्याति मिली है। तो याद रखिए नागमती पात्र किसका है, पद्मावत का। ठीक है, अगला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है राजमती। अब राजमती किसकी पात्र है, तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट यानी बीसल देव
रासो, ठीक है, बीसल देव रासो की पात्र हैं राजमती। अगली है कौन, मालवणी। मालवणी किसकी पात्र हैं, तो दोस्तों डोला मारूरा दूहा, डोला मारूरा दूहा की पात्र हैं मालवणी, ठीक है, याद रखिए मालवणी। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ पात्र थे जो कि हमने काव्य ग्रंथों के साथ मिला दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32 है दोस्तों हमारा। प्रश्न 32, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, ये रचनाकार हैं, ठीक, और ये आश्रयदाता राजा हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारा कौन सा, चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई किसके पात्र हैं दोस्तों, तो चंद्र बरदाई किसके आश्रय में रहते थे। ठीक है, तो राजा का नाम बताना है, तो राजा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के यहाँ रहते थे कौन, चंद्र बरदाई। फिर ऑप्शन है बी, बिहारी। बिहारी के आश्रयदाता राजा कौन से हैं, तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड, जय सिंह, ठीक है, जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह, ठीक है, जयपुर में। आगे ध्यान रखिए, फिर कौन है, सी यानी कि जागनिक। जागनिक के आश्रयदाता राजा का नाम क्या है, तो दोस्तों परमाल। परमाल के यहाँ थे कौन, जागनिक, ठीक है। तो अगले हैं हमारे कौन से, भूषण। तो भूषण किसके यहाँ पर थे, तो भूषण के आश्रयदाता राजा हैं छत्रसाल, ठीक है, छत्रसाल, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 33 है दोस्तों, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे कुछ काव्य कृतियां दी गई हैं और यहाँ पे दिए गए हैं कुछ कवि। तो चलिए ऑप्शन सेकंड के अनुसार हम इसका मिलान करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले है कौन सी काव्य कृति, ए ऑप्शन में मुक्ति प्रसंग। मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है, तो दोस्तों इसके कवि हैं, काव्य कृति के कवि हैं थर्ड ऑप्शन, राजकमल चौधरी। मुक्ति प्रसंग किसकी काव्य कृति है, राजकमल चौधरी की, ठीक है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख किसकी काव्य कृति है, तो दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति है खुशबू के शिलालेख, ठीक है। अगला कौन सा है, अगले है सी ऑप्शन यानी कि अनुभव के आकाश में चांद। अब अनुभव के आकाश में चांद किसकी काव्य कृति है दोस्तों, तो ये काव्य कृति है लीलाधर जगुड़ी की, लीलाधर जगुड़ी की, ठीक है, याद रखना ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। फिर आती है अंत में हमारे रेणुका। रेणुका किसकी काव्य कृति है, तो दोस्तों याद रखिए रेणुका है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड, याद रखना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ काव्य कृतियां दी गई हैं और यहाँ पर कुछ कवि दिए गए हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन फोर्थ के अनुसार हमारा कौन सा किसका सही मिलान है। तो चलिए सबसे पहली रचना है ऑप्शन ए में आत्मजयी। आत्मजयी किसकी रचना है दोस्तों, तो आत्मजयी है कौन से कवि की, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। फिर है खूटियों पर टंगे लोग। खूटियों पर टंगे लोग ऑप्शन बी किसकी काव्य कृति है, तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृति है खूटियों पर टंगे लोग। फिर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों मगध। मगध किसकी काव्य कृति है, तो श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सेकंड। मगध काव्य कृति है श्रीकांत वर्मा की, ऑप्शन सेकंड, ये वाले, ठीक है। आगे देखते हैं डी, पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन ये किसकी काव्य कृति है, तो दोस्तों मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल, ठीक है। तो इनकी काव्य कृति है कौन सी, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, याद रखना पहाड़ पर लालटेन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 35। प्रश्न 35 है दोस्तों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ठीक है, ये हैं हमारी कुछ काव्य पंक्तियां और ये हैं उनके रचनाकार। तो हम उत्तर फर्स्ट यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, जिसके अनुसार हम यहाँ पर मिलान करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, ठीक है। फिर से सुनिए, पराधीन रहकर अपना सुख
शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो दोस्तों ये किस रचनाकार की पंक्ति है? तो देखते हैं ऑप्शन 4 यानी कि राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है ये। ठीक है, फिर है ऑप्शन बी, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रयान से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। ठीक है, फिर से सुनिए, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन सी, दिवस का अवसान समीप था, मेरी बेहद बेहद पसंदीदा पंक्तियों में से एक है ये पंक्ति। ठीक है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन 5, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औंध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औंध। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन डी, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबई लगी। ठीक है, फिर से सुनिए, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबई लगी। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है, उद्धव शतक से। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन है प्रश्न 36। ठीक है, आपके सामने है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्या है मैं पढ़ती हूँ, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीत दिए गए हैं और उनके नाटकों के साथ मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति है, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 यानी कि स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है ये। ठीक है, अगला है बी ऑप्शन, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंघट भर पी लूं जो रस्तू है लाया। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस्तू है लाया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यानी किसका है ये पंक्ति है ध्रुव स्वामिनी नाटक की। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी याद रखिए दोस्तों ये। ठीक, अगली पंक्ति है सी ऑप्शन, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। तो ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है ये पंक्ति। ठीक है, याद रखिए। अंत में है हमारी डी पंक्ति, स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा में यही एक है ठौर। यही एक है ठौर। ठीक है, स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा में यही एक है ठौर। तो दोस्तों ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये पंक्ति ली गई है नाटक अजात शत्रु से। ठीक है, अजात शत्रु से। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। प्रश्न 37 है दोस्तों हमारा। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कुछ निबंध संग्रह हैं और यहाँ पे कुछ लेखक हैं। प्रश्न 2 के अनुसार ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन है ए, आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की रचना है आस्था और सौंदर्य। ये निबंध है। ठीक है, ध्यान रखिए निबंध। अगला है कौन सा? अपनी अपनी बीमारी। अपनी अपनी बीमारी निबंध संग्रह किसका है दोस्तों? तो ये निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई का। हरिशंकर परसाई का। ठीक है, आगे देखते हैं कला का जोखिम। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कला का जोखिम निबंध किसका है? तो कला का जोखिम निबंध है दोस्तों निर्मल वर्मा का। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट निर्मल वर्मा। आगे देखते हैं तमाल के झरोके से। ऑप्शन डी। तो तमाल के झरोके से किसका निबंध है? तो दोस्तों ये निबंध है हमारे सेकंड विद्यानिवास मिश्र का। विद्यानिवास मिश्र का। ठीक है, याद रखना विद्यानिवास मिश्र। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 38 है दोस्तों, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांवों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो चित्रित गांवों के साथ मिलाना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है उत्तर, उसके अनुसार हम मिलान करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है राग दरबारी। तो यहाँ पे कुछ उपन्यास हैं और उपन्यासों में दिए गए गांव इधर हैं। ठीक है, तो राग दरबारी में कौन सा गांव है, तो शिवपालगंज राग दरबारी में चिन्हित गांव है। ठीक है, चित्रित गांव है। अगला है बी ऑप्शन, यानी कि आधा गांव। आधा गांव में कौन सा गांव है भाई, तो इसमें है गंगौली। गंगौली आधा गांव में गांव है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। आगे देखते हैं ऑप्शन सी मैला आंचल। मैला आंचल, मैला आंचल में चित्रित गांव कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ मेरी गंज। ठीक है, मेरी गंज मैला आंचल में चित्रित गांव है। अगला है गोदान। ठीक है, गोदान यानी कि गोदान में कौन सा गांव है दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड बेलारी। बेलारी गोदान का गोदान उपन्यास में चित्रित गांव है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कुछ संप्रदाय हैं, यहाँ पे आचार्य हैं। चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं औचित्य। औचित्य संप्रदाय का संबंध किससे है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है अपने वन लाइनर वाले वीडियो में। ठीक है ना, तो क्षेमेंद्र आचार्य हैं किसके, औचित्य संप्रदाय के। ठीक है, तो अगला संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। इसके आचार्य कौन है, तो वक्रोक्ति के मैंने आपको बताया था, इसके आचार्य हैं वक्रोक्ति के कुंतक। ठीक है, ध्यान रखिए कुंतक। ठीक, अगला है कौन, अगले हैं हमारे ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य कौन है, तो दोस्तों ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं आनंद वर्धन। आनंद वर्धन। अगला देखते हैं कि कौन है, ऑप्शन डी रस। ठीक है, तो रस संप्रदाय के आचार्य कौन है, तो ऑप्शन फर्स्ट यानी कि भरत मुनि। भरत मुनि रस संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो ऑप्शन सेकंड के अनुसार हम देखते हैं आंसर सही। तो ऑप्शन ए है हमारा चर्च एंड स्टेट। ये किसकी रचना है दोस्तों, तो ये इसके रचनाकार हैं कौन, कालरीज। कालरीज की रचना है चर्च एंड स्टेट। ठीक है, अगली है रचना बी लिटरेचर एंड ड्रामा। लिटरेचर एंड ड्रामा किसकी रचना है, तो दोस्तों ये रचना है मैथ्यू आर्नोल्ड की। मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, अगला है कौन सा, सी यानी द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स किसकी रचना है, तो दोस्तों ये रचना है I.A. रिचर्ड्स की। ठीक है, I.A. रिचर्ड्स की। अंत में है हमारी डी रचना है आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका। ठीक है, तो ये किसकी रचना है दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड होरेस। होरेस की रचना है आर्स पोएटिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न देख लीजिए। पहले तो निर्देश हैं कुछ, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना ए है और दूसरा तर्क आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कोड में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और कौन सा नहीं सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ऑप्शन प्रश्न 41। ठीक है, तो 41वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, 41वां प्रश्न है दोस्तों हमारा स्थापना है। स्थापना है परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। परंपरा आधुनिकता की विरोधी है, ये हमारी स्थापना है। तर्क है दोस्तों हमारा, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग क्या करती है, अवरुद्ध करती है। क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, जिसमें कहा जा रहा है कि ए भी गलत है और आर भी गलत है, यानी स्थापना भी गलत और तर्क भी गलत। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, जिसमें स्थापना है मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। ठीक है, मिथक क्या है, विगत एक आलेख है जिसका संबंध किससे होता है, केवल धर्म और इतिहास से होता है। तो तर्क क्या है दोस्तों, हमारा तर्क है इसीलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। तो फिर से सुन लीजिए, तर्क इसीलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं।
ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, जिसके अनुसार ए और आर दोनों ही गलत हैं, यानी हमारी स्थापना भी गलत है और हमारा तर्क भी गलत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ध्यान से आपकी स्क्रीन पर, 43वां प्रश्न है। स्थापना है, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। ठीक है, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। तर्क है दोस्तों हमारा, इसीलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। ठीक है, पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है, जिसमें ए भी गलत यानी स्थापना भी गलत और तर्क भी गलत। ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 44, जिसमें स्थापना है हमारी, काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। ठीक है, काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान के अर्थ में किया जाता है। तर्क है दोस्तों हमारा क्या, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। ठीक है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं होती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, जिसमें ए सही है और आर गलत है, यानी स्थापना तो हमारी सही है लेकिन जो तर्क है वो हमारा गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 45 है दोस्तों हमारा। प्रश्न 45 देखते हैं, चलिए। स्थापना है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। ठीक है, तो विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। ठीक है, तर्क है दोस्तों हमारा, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। ठीक है, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है, तो ऑप्शन सेकंड का सही उत्तर है, जिसमें हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर निर्देश है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर है निर्देश। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 46 से 50 के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं अवतरण को। श्रद्धा द्वारा हम दूसरों के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों फिर से देख लेते हैं। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उनकी काट छांट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी भी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसा इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस तरह से हमारा अवतरण पूरा हुआ। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। तो 46वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, हम दूसरों के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है, भक्ति द्वारा। भक्ति द्वारा हम दूसरों के महत्व के अधिकारी हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 47वां प्रश्न है दोस्तों हमारा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। महात्मा अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं। तो दोस्तों महात्मा अन्याय का दमन करने में ऑप्शन फर्स्ट यानी लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से समर्थ होते हैं।
ठीक है, लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से समर्थ होते हैं। ठीक है, यानी जो कुछ लोक कल्याण में जो व्यक्ति अपना सब कुछ समर्पित कर दे, ठीक है, वही सच्चा भक्त है। अगला प्रश्न है 48, समाज कल्याण संभव हो पाता है यदि, तो यदि कब होता है समाज का कल्याण? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखें। ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखें, तभी समाज का कल्याण संभव हो पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा, चलिए देखते हैं 49वां प्रश्न। ठीक है, 49वां प्रश्न है दोस्तों, भक्ति के सामाजिक महत्व का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों भक्ति के सामाजिक महत्व से अभिप्राय है ऑप्शन फोर्थ, यानी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। यानी कि लोक हितकारिणी ऐसी कोई शक्ति है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकारने से है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है। अंतिम और इस प्रश्न का अंतिम उत्तर और प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों 50वां प्रश्न, मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है आकर्षण विधान। आकर्षण विधान ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रश्न पत्र के हमारे 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो दोस्तों इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।